नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और अभी न्यूज लगातार आपको लगता है सबसे आगे आपसे जुड़ी हर खबर को लेकर। ऐसे में इस वक्त मथुरा से आने वाली है जल्द ही एक बड़ी खबर जिसका लोग कर रहे हैं इंतजार कि किस प्रकार से मथुरा के शाही ईदगाह अजम स्थान पर जो सर्वे होने वाला है उसका कुछ समय के बाद में अभी निर्णय आने वाला है कि आखिर जो सर्वे के लिए कमेटी बनाई जा रही है उसमें कौन कौन सी टीमें जाएंगी। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज ठाकुर कुंवर नरेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री प्रतीक गोस्वामी। इन्हीं विषयों के साथ साथ हम बात करेंगे आज मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के, मथुरा की जन समस्याओं को लेकर के और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में मिली हुई बीजेपी की प्रचंड जीत के लेकर के। स्वागत है आपका प्रदीप जी। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा आपके साथ में कि बताएं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो 3 राज्यों में जीत मिली है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से 3 राज्यों में जो हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं समझता हूं कि संपूर्ण देश में जो आने वाले समय पे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये उसका एक सेमीफाइनल था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत पर जो वहां की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो तीनों प्रदेशों में चलाई गई, वहां के मुख्यमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश के थे उनकी जो योजनाएं चलाई गई और कांग्रेस की जो सरकारें थी उनके खिलाफ जो वातावरण था उसके खिलाफ लोगों ने मत दिया। तो मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा प्राप्त इस चुनावों में हुई है उसके लिए भी बहुत बहुत जनता का धन्यवाद। बात करना चाहूँ कुंवर नरेंद्र सिंह जी से। कुंवर नरेंद्र सिंह जी बताएं कि इनका ये कहना है कि 3 राज्यों में जो जीत मिली है उसको लेकर बेहद उत्साहित है भाजपा कार्यकर्ता और आगामी चुनावों में 2024 में आने वाले हैं उनके लिए पूरी जी जान से फिर उठने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां आपकी पार्टी की ओर से? देखिए, हमारा तो संगठन है और हमारा तो 100% रिजल्ट रहा है। हमारा तो एक लड़ा था राजस्थान में, सुभाष गर्ग, वो जीत गए, तो हमारा तो 100% रिजल्ट रहा है। अब जहां तक सवाल कांग्रेस और अन्य दलों का है तो उनमें आपस में इक्वेशन ठीक नहीं बैठी, क्योंकि अखिलेश जी ने भी कुछ बयान दिए, कुछ कमलनाथ जी ने भी दिए, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन इसमें तो मैं समझता हूँ सर्वे मीडिया का फेल हुआ। उन्होंने तीनों ही प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ बनाती हुई दिखाई थी, लेकिन अब वो क्या कारण रहे, किस तरह से परिवर्तन हुआ, अब ईवीएम पे भी दोष थोपा जा रहा है, ईवीएम की मेहरबानी लगती है या कोई और वजह रही कि जिससे कि कांग्रेस को नकार दिया। कांग्रेस की नीतियां कोई खराब नहीं थी, मैं खैर कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन राजस्थान में जो नीतियां चल रही थी या छत्तीसगढ़ में जो चल रही थी वो गलत नहीं थी और जनहित की थी। अब क्या वजह रही, अब राजस्थान में तो अगर एंटी इनकम्बेंसी चलता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो तो रहता है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एकदम परिवर्तन हो गया, इसका नहीं। और मैं समझता हूँ इसमें शिवराज जी को ज्यादा श्रेय देना चाहिए बनस्पत मोदी जी के। मोदी जी का चेहरा तो था, लेकिन जो इस तरह से अब सोशल मीडिया पे आ रहा है कि महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और कह रही हैं कि आपकी वजह से हम लोगों को इतना सहायता मिली, धनलक्ष्मी योजना जो उनकी थी, वो महिलाओं को जो सहयोग दिया गया या और जो योजनाएं थी जो वहाँ की सरकार कर रही थी बीजेपी की, उसका लाभ उनको मिला। लेकिन अब वो इसमें बड़ा भारी कंफ्यूजन चल रहा है कि वहाँ की वसुंधरा जी को राजस्थान में चाहते थे लोग, वो नहीं बनी। शिवराज जी को वहाँ की जनता चाहती थी, जबकि मैं तो ताजुब कर रहा था जब वो जा रही थी तो वहाँ पर न मोदी जी के नारे लगे और न उनके यादव जी के लगे, वहाँ तो नारे शिवराज जी के लगे और जनता ने बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग सपोर्ट उनको किया। तो मोदी जी भी देख रहे थे, शाह जी भी देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे। तो ये एक योजना थी जिसका लाभ जनता को मिला और ये बात सही है, महिलाओं ने भरपूर सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी को। अब उसके क्या कारण थे, ये चिंतन हमारी इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, क्या वजह रही। लेकिन मैं समझता हूँ अब आने वाले लोकसभा चुनाव में तो ये धार्मिक मुद्दे फिर उठा रहे हैं, जैसे जय श्री राम का था, अब वो तो 22 तारीख को चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब इन्होंने नया शगुफा मथुरा में छेड़ दिया। मैं इसके साथ एक आपको छोटा सा नहीं, शगुफा नहीं है ठाकुर साहब, ये शगुफा नहीं है, ये आस्थाओं का चिन्ह है, शगुफा थोड़ी है। नहीं, देखिए, सनातनी हम भी हैं, हिंदू हम भी हैं,
ऐसा है, आप लोग तो खैर घाट किनारे रहते हो तो ज्यादा भगवान के करीब हो, लेकिन हम भी दूर रह के भगवान के बहुत करीब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम शांति की बात कर रहे हैं। मथुरा प्रेम की नगरी है, भगवान ने प्रेम का संदेश दिया, यहाँ सभी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय प्रेम से रहते, इसलिए हम नहीं चाहते हैं गतिरोध। मैं इसी से ही जुड़ा, गोस्वामी जी एक आपको वाक्या सुना दूं। मेरी ससुराल से करीब 46 किलोमीटर दूर है अयोध्या। 85 में मेरी शादी हुई, जब मैं पहली बार गया शादी के बाद, तो मैंने कहा साहब अयोध्या के दर्शन कराइए, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से आते हैं हम, भगवान राम की। तो मुझे वो ले गए, तो ताले लगे हुए थे उसमें, हमने बाहर से दर्शन किए। उसके बाद दोबारा जब हम उनकी हमारे साले की लड़की की शादी थी, दोबारा गए तो उन्होंने कहा साहब ताले खुल गए, चलिए आपको दर्शन कराएं। तो हम वहाँ गए, और गए तो जाके हमने अंदर से दर्शन किए और वहाँ बड़े मजे से मनोरथ किया साहब, सब पूजा अर्चना की। जब निकल के आ रहे थे तो एक छोटे से कद के एक मौलवी, में नाम भूल गया, बात पुरानी हो गई, तो वो मुझे मिले। तो हम लाइट मूड में थे, कोई राजनीतिक, हालांकि प्रमुख था उस वक्त, लेकिन मैंने किसी राजनीतिक परिदृश्य में बात नहीं करी। तो मैंने उनसे कहा मेरी मौलाना काय को गदर मचा रहे हो यार, जहाँ भगवान राम जानकी और भक्त हनुमान बैठा है वो कहाँ से तुम्हारी मस्जिद हो गई। तो मैंने कहा घरों में आले में भगवान को बैठा देते हैं, और कोई बच्चा वहां टट्टी पेशाब कर रहा है तो सास बहू को डांटती है, देखने नहीं है भगवान बैठे, चलो गंगा जल से धो साफ करो। तो ये हमारी एक भावना है, हमारा एक आस्था है। तो यहाँ तो साक्षात प्रभु बैठे हुए हैं और तुम उनकी आलोचना कर रहे हो। तो उसने कहा जनाब हमने कब कहा, हमारी तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है जहाँ 5 बार इबादत नहीं होती वो जगह हमारे लिए पाक नहीं है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये क्या कह रहा। और बोला देखिए कल टूटती हो आज टूट जाए, आज टूटती हो अलग अभी टूट जाए, हमें इससे कोई बात नहीं। ज्ञान व्यापी के लिए भी उसने यही कहा। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उसने, उन्होंने कहा देखिए बाबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था, अकबर सभी धर्मों को मानता था, जहांगीर और शाहजहां इनका अय्याशी में ही समय बीत गया। बोले मजहब के नाम पे जितना औरंगजेब बादशाह ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। तो भारत के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स औरंगजेब की बनाई हुई इमारतों से। तो उसने कहा देखिए ये न हमें ज्ञान व्यापी से कोई मतलब, न हमें इससे बाबरी मस्जिद से मतलब, इसमें आप हीरे पन्ने जड़वा दीजिए, सोने से मड़वा दीजिए, कुछ करा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और ने सैयद साबुद्दीन को भी बुरा भला कहा और वैद अवैधनाथ जी को भी कहा कि ये दोनों वहां से बैठे बैठे बेड़े लड़ा रहे हैं राजनीतिक, वो हमारे यहाँ कोई गतिरोध नहीं है। कोई फैजाबाद तो बहुत बड़ा मुसलमानों का एरिया है, वहाँ तो बहुत ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, अयोध्या उसी में आता था, अब अलग बना है लेकिन तब तो साथ ही था। तो उन्होंने कहा हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन अगर मथुरा की मस्जिद से हाथ लगा तो आखिरी मुसलमान मरेगा तब पहली ईंट टूटेगी। ये मैं आपको गोस्वामी जी उसके बताए हुए वाक्य की आपको जानकारी दे रहा हूं। तो मेरा मतलब ये है, मैंने आज पता किया, मेरे पे कागज भी थे, मैंने बहुत ढूंढे मिले नहीं, मैं यहाँ लाना चाह रहा था। टीएन कॉल यहाँ पे डीएम थे 46-47 में, तब एक समझौता हुआ। उसके बाद 52 में एक समझौता हुआ, उसमें मदन मोहन मालवीय जी, सुंदरलाल जैन और डालमिया जी, एक और थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ये लोग मौजूद थे। इनके बीच में संधि हुई कि कहाँ मस्जिद रहेगी और कहाँ पर भागवत भवन बनेगा। डालमिया जी भवन बनवाना चाह रहे थे। तो जो गर्भगृह है वो तो है ही, जो आज भी है। हालांकि मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि कंस किला तो वहां था, जमुना किनारे वहां जन्म हुआ था, लेकिन हो सकता है कारागार हो, और उस वक्त 4-5 हजार वर्ष पूर्व जमुना भी इधर ही बहती होगी। जब वासुदेव जी भगवान को टोकरी में ले गए गोकुल, तो जमुना वहीं होके तो गई होगी। तो अब इन लोगों का कहना है, जो हिंदूवादी राजनीतिक लोग हैं, उनका ये कहना है कि 5वीं सदी के नीचे भगवान के चिन्ह के, अरे भगवान के चिन्ह कहाँ से आ गए, वो तो टोकरी में थे, भगवान के चिन्ह क्या कोई पैदल चल के गए। तो ये कपोल कल्पित बातें हैं। हम भगवान के मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जहां पर विवाद नहीं है और जहां पर विवाद पहले समाप्त हो चुके हैं, संधियां हो चुकी हैं, दस्तखत हो चुके हैं, कागज मौजूद है, वहां पर एक नया क्रिएशन करना, अरे आपको मंदिर बनवाना है बहुत भव्य बनवा दो। मस्जिद देखिए गांधी जी ने कहा है ईश्वर अल्लाह एक समान सबको समृद्धि दे भगवान। तो जहाँ अल्लाह और ईश्वर एक है तो भगवान एक है। अभी भी कहते हैं जहाँ पे वो जाते हैं हज करने, वहां पे भी वो शिवलिंग है जिसकी पूजा मुसलमान करते हैं, उसके नीचे भी शिवलिंग है। तो ऐसा नहीं है, अब उसको भी हमें ले लेना चाहिए। जहाँ पर मक्का मदीना जाते हैं लोग, वहां पे जो चादर चढ़ाने, तो वो भी शिवलिंग है, ऐसा मान्यता है। अब मैं तो गया नहीं साहब, लेकिन बताते हैं। तो हमें इसमें विरोध नहीं करना चाहिए, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मेरा आशय ही है। और प्रेम से मथुरा कभी भी अशांति का द्वार नहीं रहा जी। मेरा कहना ये है, माननीय नरेंद्र सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा कि जब लालजी सटवानी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकली तो सभी हिंदूवादी दलों का कहना था कि देश में सौहार्द तभी होगा, जैसा आपने जो किस्सा सुनाया अपनी
अपनी ससुराल का। तो ऐसे मुसलमान जो इसको नहीं चाहते, हम उनके विरोधी नहीं है, हम उनके बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, सब एक साथ रहें। हम तो, हमारी सरकार तो इसी वादे के साथ चलती है, सबका साथ सबका विश्वास। और हमने आज से बहुत पहले हमने ये नारा दिया था कि हमको 3,000 जिस तक नहीं, हमने नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैंने उस समय कहा, उस समय भी हमारे नेतृत्व ने ये कहा कि हम 3,000 जो मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जो हिंदू समाज के मान मंदिर हैं उनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ऐसे देश में कितने ही स्थान होंगे। उस समय के हमारे नेतृत्व ने कहा कि हमें वो 3,000 और 30,000 नहीं चाहिए, लेकिन जिससे हमारी हिंदू समाज की आस्था जुड़ी हुई है, जहां भगवान कृष्ण का मंदिर मथुरा में है, भगवान शिव का मंदिर काशी में है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, ये तीनों हिंदू समाज के मान बिंदु है। केवल इसको मुस्लिम समाज ईमानदारी के साथ अपने आप को पीछे रखकर, मैं नहीं कहता कि इन्होंने किसने तोड़ा किसने तोड़ा, इस बात को हम नहीं कहते, लेकिन हमने डिमांड करी हमारे उस समय के नेतृत्व ने कि हमें ये 3 दे दो, हम बाकी सबसे अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन उस समय जैसा कि शहाबुद्दीन का आपने जिक्र किया, उस समय और भी शहाबुद्दीन से लेकर आज तक जितने भी ऐसे लोग हैं जो लड़ाने का काम करते हैं, उन्होंने हमको उस बात को नहीं माना। लेकिन आज कोर्ट के निर्णय के साथ हमने कहा कि हम कोई भी अराजक हम काम नहीं करते, हम कोर्ट के निर्णय को मानते। राम जन्मभूमि की मंदिर का निर्माण में भी कोर्ट के निर्णय को हिंदू समाज ने और मुस्लिम समाज ने माना। उसी प्रकार से ज्ञानवापी का मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है, उस प्रकार ही ये मथुरा का मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने अभी सर्वे का ऑर्डर दिया, सर्वे होगा, हिंदू पक्ष अपने कागज रखेगा, मुस्लिम पक्ष अपने कागज रखेगा, माननीय न्यायालय उसके ऊपर निर्णय करेगा। और हमको जानते हैं, ये एक कानून की बात हो गई, लेकिन हिंदू समाज का कौन व्यक्ति नहीं जानता कि राम जन्मभूमि को अयोध्या के अलावा कहां होगी, कि कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण के मथुरा के अलावा कहां होगी। कौन नहीं कहता कि भगवान शिव की नगरी काशी है। इन तीनों पर हमारी हिंदू समाज की आत्मा रहती है। हम सब शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। क्या हमको इन 3 पर भी एक दूसरे धर्म की इमारत लगाने का अधिकार होगा? क्या हिंदू समाज अपने भगवान का मंदिर बनाने के लिए वो नहीं होगा? ये आप भी मानेंगे और ये हर हिंदू समाज का व्यक्ति और मुस्लिम समाज का व्यक्ति मानता है कि मुगल साम्राज्य के शासकों ने हिंदू समाज के मान मंदिरों को तोड़ा, और वो मान मंदिर के तोड़कर हमको बेइज्जत करने के लिए, हमारी मां बहनों को उस समय बेइज्जत करने के लिए, हमारे मंदिरों को लूटने के लिए, केवल हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए उस समय के शासकों ने ऐसा किया। आज हिंदू समाज जागृत हुआ है। हिंदू समाज जागरण होने के कारण हम लगातार अपने मान बिंदुओं को वापस लाने का काम कर रहे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं और आप शहर के सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके माध्यम से भी ये मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि अयोध्या का मुद्दा लगभग पूरा सुलझ चुका है। काशी का और ये मथुरा के पूरे जो है आगे बढ़कर मुस्लिम समाज को अपनी पूरी जो तथाकथित जो कब्जे की जमीन है उसको हिंदू समाज को सौंपनी चाहिए। जिस प्रकार से देश में शांति का, सद्भाव का वातावरण पिछले दिनों से बना है, वो आगे भी बनता रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप भी मुस्लिम समाज से ये अपील करें और इस मथुरा के वातावरण को शांति से और सुदृढ़ बनाने के लिए आप पहल करें। तो मथुरा में तो कोई विवाद फिलहाल तो है नहीं, अब किया जा रहा है। अब अयोध्या के जो कोर्ट नहीं किया नहीं जा रहा है, मुसलमानों ने सहर्ष स्वीकार किया, उसमें तो कोई विवाद नहीं किया। उनको मस्जिद के लिए अलग जगह दी गई है, वो वहां निर्माण करेंगे, सरकार कराएगी या नहीं कराएगी वो बात दूसरी है। उनको अलग स्थान दिया। मथुरा में तो मस्जिद ऑलरेडी बनी हुई है, भागवत भवन को छोड़ के बनी हुई है, तो वहां तो कोई विवाद नहीं। अब वैसे तो कहने वाले गोस्वामी जी, वो विवाद नहीं है, वो तो जमीन किसी जन्मभूमि ट्रस्ट की है, ट्रस्ट की है। तो जमीन, मस्जिद पहले बनी कि मंदिर पहले बना? ये तो बिल्ला जी ने बनाया है मंदिर, और इधर भागवत भवन डडालमिया जी ने बनवाया है, ये तो बाद में बने। उससे पहले तो तोड़ा तो मुस्लिम आक्रांताओं ने था। अरे मुस्लिम आक्रांताओं ने था, तो अब मुसल हिंदुओं का भी तो ये कहना है कि पुराना जन्मभूमि तो वो है कटरा केशव देव जी जहाँ विराजे, वो है प्राचीन मंदिर। ये मंदिर तो बाद में बनाया गया है। मैं मंदिर का विरोध नहीं कर रहा, मंदिर भव्य दिव्य बने, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी की आस्था तोड़कर किसी की आस्था जोड़ी जाए वो गलत है। हम इसके विरोध में, हम इसमें नहीं चाह रहे कि मैंने यही तो कहा कि आपको पहल मुस्लिम समाज के माध्यम से ये करनी चाहिए कि हिंदुओं की आस्था को सम्मान देते हुए, मुस्लिम समाज को ये जमीन देनी चाहिए।
मैं ये तो नहीं कहेगा देंगे नहीं देंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो नहीं कहता, लेकिन मुसलमान मथुरा का शांति प्रिय है और मुसलमान कोई विवाद हाँ, नहीं मैं मानता चाहता। हूँ, आपको मैं मानता सावधान हूँ, होगा। मैं मानता हूँ, आज से मैं कुछ मानता वर्ष हूँ। पूर्व वाल्मीकि और मुसलमानों में विवाद हुआ था, तब मैं उस पीस कमेटी में जी। था, सदाकांत डीएम थे, उन्होंने पीस कमेटी बनाई थी, मैं गया था। तो मुसलमानों की भावना कोई गलत नहीं थी, उन्होंने कहा ये वाल्मीकि भी हमारे ही है, और कोई विवाद नहीं हुआ, और बैठ जी। के हम लोगों ने समझौता करा दिया और बात खत्म हो गई। तो यहाँ का तो मुसलमान मैं इतना समझता हूं कट्टरपंथी कि नहीं है, और हम लोग कहेंगे बिल्कुल कि विवाद मत करो भाई, जो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय लेता है तो उसको शर्माते स्वीकार करो और हिंदुओं हाँ, को तो उनके अभी स्थान को प्रोवाइड करो। माननीय न्यायालय ने सर्वे का ऑर्डर दिया है। सर्वे में दोनों पक्ष अपने अपने किया है सर्वे डॉक्यूमेंट का। रखेंगे, देखिए जो साहब, लोगों ने वैसे तो बुरा निर्णय मत हो। मानना गोस्वामी जी, बुरा, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जज भी आजकल वही कह रहे हैं जो स्क्रिप्ट मोदी जी लिख के भेज रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं माननीय कोर्ट की अवमानना में कोई शब्द नहीं कहूंगा, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोर्ट की निष्पक्षता के साथ आप नहीं, बने रहे। अवमानना नहीं, आप बहुत हमारे 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 आप हमारी मथुरा के बहुत, आप हमारी मथुरा के बहुत सम्मानित राजनीतिज्ञ हैं। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सम्मान करता हूं, मैं बहुत आपका राजनीतिक रूप आपका सम्मान करता हूं, हम लोग भी आपसे बहुत सीखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मथुरा का वातावरण इसीलिए मैं मुस्लिम हर जगह है और मैं उनकी बुराई भलाई में नहीं पाता, लेकिन मैं मानता हूं कि आप जैसे अच्छे लोग मथुरा में हैं, आप जैसे अच्छे लोग मथुरा में हैं, तो मुस्लिम समाज को समझाने के लिए मैं वही कह रहा हूं कि आप जैसे अच्छे लोगों के समझाने से, मैंने कहा ना, आप जैसे अच्छे लोगों के समझाने से मुस्लिम समाज निश्चित रूप से पहल करेगा कि जो हिंदू समाज के मानबिंदु है, हिंदू समाज के जो मानबिंदु है, वो हमें बिना कोर्ट से बाहर समझौते भी तो होते हैं। ये पूरी मस्जिद की जो जगह है वो हमें हिंदू समाज को दे और कहीं और अपनी मस्जिद बनाए, उसको हिंदू समाज भी सहयोग करे, क्या दिक्कत है। लेकिन जो हमारे कृष्ण जन्मभूमि है उस पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और मैं कहता हूं मुस्लिम समाज आगे आके उसका निर्माण करे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा शांतिपूर्वक अयोध्या में हुआ है वैसा ही मथुरा में होगा, आप निश्चिंत रहिए गोस्वामी जी, कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन इसको विवाद को राजनीति से न जोड़ा जाए। 10 एकड़ जमीन देने को तैयार है और 1 करोड़ रुपए जो सामने वाले पक्ष है उनको देने को तैयार है, यदि वह मेवात में जाकर के मस्जिद बनाने को तैयार हो तो। और जैसा कि अभी प्रदीप गोस्वामी जी ने कहा कि कोर्ट के बाहर भी फैसला हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे इस पहल को लेकर? मुझसे पूछ रहे हैं और से जी बताएं। लगता है शायद कुछ तकनीकी समस्या है। मैं दोबारा प्रश्न करना चाहूंगा, जैसा कि कल हमारे साथ जुड़े हुए थे जो मुख्य पक्षकार हैं कृष्ण भगवान, जो कृष्ण जन्मभूमि केस के हैं, जिनका नाम है दिनेश शर्मा, उनका ये कहना था कि वह मुस्लिम पक्ष को यदि कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहता है तो उनको 10 एकड़ जमीन मेवात में और साथ में 1 करोड़ रुपए मंदिर के जो टूट-फूट है, मस्जिद की टूट-फूट है, उसके लिए देने को तैयार है। क्या ये फैसला, जैसा कि अभी प्रदीप गोस्वामी जी ने कहा था कि यदि नरेंद्र सिंह जी पहल करें, साथ में आए मुस्लिमों के, तो इस फैसले का निस्तारण कोर्ट के बाहर भी हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे दोनों पक्ष इस बारे में? जी नरेंद्र जी, आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए प्रयास तो किए जा सकते हैं, अगर शांतिपूर्वक अगर दोनों पक्ष मान जाएं तो इससे तो सुंदर कोई बात ही नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई विवाद हो, मारकाट हो, हमारा उद्देश्य ये है। ना हमारा ये है कि मस्जिद टूट के मंदिर बने, ना हमारा ये है कि मंदिर भव्य दिव्य बने, ना हमारा ये है कि मस्जिद को कोई और आगे उसको एनक्रोचमेंट किया जाए, उस पर किया जाए। जो समझौते पहले 3 बार हुए हैं उन पे आज मुसलमान कायम है, लेकिन हिंदुओं में थोड़ी जागृति पैदा हुई है, थोड़ी सरकार आने से जागृति पैदा हुई है। एक बार पहले भी विवाद हुआ था, राजेश पायलट इंटरनल होम मिनिस्टर थे, तब वो भी आए थे, मैं भी गया था उनके साथ, तब हम लोग कांग्रेस में थे, तो उस वक्त भी ये चर्चा आई थी, लेकिन तब भी शांतिपूर्वक विवाद से लट गया था। क्योंकि मथुरा की जहनियत में मुसलमानों की जानता हूं लड़ने वाली नहीं। अब चंद लोग हो सकते हो जो बाहर से इंपोर्ट हुए हो मथुरा में, वो भले ही विवाद करें, वरना आम जो मुसलमान, ध्यान रखिएगा, नहीं तो उस वक्त बिल्कुल नहीं आएगा। नरसिम्हा राव जी हाथ मिलते रह गए, कुछ नहीं हो पाया और मस्जिद हो गई। फिर बाद में लोग कहने लगे नरसिम्हा राव की तो धोती के अंदर जांग कच्चा था,
आरएसएस का, ये भी अब आरोप मैं लगा मैं नरसिम्हा राव। मैं तो मैं ऐसा मैं ना हो मैं ठाकुर कि साहब यहाँ पे आपको कोई मैं मारकाट मचे। मैं ठाकुर साहब आपको बता दूं कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां पर मुसलमानों की बहुतायत आबादी है। बिल्कुल सब्जी मंडी के ठीक सामने मेरा निवास है। और मैं जब अपने घर से निकलता हूं, सब्जी मंडी में निकलता हूं, बाहर निकलता हूं, तो लगभग रोज 50-60 मुस्लिम मुस्लिम परिवारों के मित्रों से मेरा परिचय रोज की बात होती है। तो अभिवादन अस्सलाम वालेकुम से नहीं होता, वो हाँ, डेली अभिवादन हमें राधे राधे से होता है, वो राधे राधे से होता है। तो कट्टर यहाँ का मुसलमान नहीं है। यहाँ का मुसलमान भी भारत माता की जय राधे राधे जय श्री राम में विश्वास रखता है। ये बात ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये यहाँ का, जहां कोई विवाद है ही नहीं। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, मथुरा की है, भगवान कृष्ण मथुरा में जन्मे थे, सब जानते हैं। इसलिए जो जागरूक लोगों हैं और जो जागरूक मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उन सबको पहल कर कर हमको, ये हिंदू समाज के ऊपर एक जो कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है, मुस्लिम समाज आगे आकर इसको हमें सौंपे। निश्चित रूप से सौहार्द का वातावरण और ज्यादा अच्छा होगा। हम सबके प्रयासों से मथुरा में एक अच्छा वातावरण बनाने में, देश का अच्छा वातावरण बनाने में हम लोग सफल होंगे। आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों की इसमें सक्रिय भूमिका भी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम बात कर रहे थे मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेकर, जो इस वक्त पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज उस निर्णय पर मुहर लगने वाली है कि जो सर्वे कमेटी होगी वो किस प्रकार से बनेगी और कब से ये कार्य शुरू हो पाएगा। लेकिन अब बात करते हैं मथुरा के विकास को लेकर के। दोनों ही जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री हैं, और साथ ही साथ में आरएलडी के बड़े नेता, जो पूर्व में कांग्रेस के भी बड़े नेता रह चुके हैं, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह, और इन्होंने मथुरा को काफी करीब से देखा है, मथुरा के रहने वाले हैं, और मथुरा में विकास के लिए दोनों ने अथक प्रयास किए हैं। लेकिन आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास कार्यों को और आपके द्वारा किए गए पूर्व के विकास कार्यों के बाद में तुलना करते हैं कि क्या कुछ कार्यकाल था आपका और आज के समय इस विकास को कैसा मानते हैं। शुरू करना चाहूंगा कुमार नरेंद्र सिंह जी से। देखिए, हमें बहुत उम्मीद थी, आपके चैनल में पहले भी कई बार बात हुई है इस टॉपिक पे, कि मथुरा नगर निगम बनने के बाद या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद मथुरा में एक भौतिक परिवर्तन आएगा, भौगोलिक परिवर्तन आएगा, एक आकर्षण पैदा होगा। इसको टोक्यो बनाया जाएगा या लंदन बनाया जाएगा या पेरिस बनाया जाएगा या कुछ और बनाया जाएगा, ऐसा कुछ संभावनाएं थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में नगर निगम के में कोई, मैं नहीं समझता हूं, आप भी, हम लोग सब नागरिक हैं मथुरा के, हमें ही ज्यादा जानकारी नहीं है, आप लोगों को भी जानकारी है, कोई ऐसा भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ, कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। सड़कों का जहां तक सवाल है, टूटी फूटी, आज भी टूटी फूटी है, पहले भी टूटी फूटी थी, कुछ बनी भी है, कुछ टूटी भी है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो पॉलिसी खराब है, निगम की हो चाहे नगर पालिका थी पहले उसकी हो, पहले प्लानिंग नहीं करते। प्लान करके अगर कोई चीज बनाई जाए तो पैसा भी कम खर्च होगा और जनता को असुविधा भी कम होगी। कभी तो पाइपलाइन के लिए सड़क बनती है, सड़क बन गई साहब, बहुत अच्छी बन गई, पेवर से बन गई या सीसी बन गई। जयसिंहपुरा वाली सड़क इतनी बढ़िया मोटी सीसी बनी थी, देखने लायक। मैं सोचता हूँ 50-100 साल उसका कुछ बिगड़ना नहीं। उसके बाद वो काट दी गई और आज देखिए बदहाली पे आंसू बह रही। मेरे डैम्पियर की सड़क ऐसी बढ़िया बनी थी, उस वक्त प्रयास करके हम लोगों ने बनवाई थी। आज उसमें कभी तो पाइपलाइन पानी की, गंगा जल की खुद जाती है, फिर उसमें लगी लगाई इंटरलॉक उखाड़ देते हैं, फिर वो अनइवन हो जाती है, ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। दीनदयाल पार्क के बगल में देख लीजिए आप, आज भी सड़क फूटी पड़ी हुई है। तो मेरा मतलब ये है, अगर एक बार प्लानिंग हो जाए कि अब सीवेज पड़ जाए, उसके बाद केबल की पाइपलाइन, ह्यूम पाइप पड़ जाए जिसमें हो के केबल जाए, वो जंक्शन बॉक्स बन जाए अलग अलग। उसके बाद गंगा जल की अगर प्लानिंग है तो उसके लिए एक पाइपलाइन खाली डाल दो, जोड़ देना बाद में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे। तो मेरा मतलब ये प्लानिंग नहीं है। आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, इतने सक्षम उपायुक्त बैठे हुए हैं, आयुक्त बैठे हुए हैं, सब आके बैठे हुए हैं, उसके बाद भी ढाक के 3 पात। अब आप देखिए कि पार्किंग कर दी है इन्होंने आर्य समाज रोड पे और इधर डी गेट पे। वैसे ही सड़क इतनी चौड़ी नहीं है, आगे लोग अपनी दुकानों का सामान बाहर पेमेंट पर लगा देते हैं फुटपाथ पे। उसके बाद सड़क के बाद जो मैं काम खरीदने गया तो मैंने स्कूटर खड़ा कर दिया, मोटरसाइकिल कर दी, बहुत से लोग तो कार भी खड़ी कर देते हैं। अब आपने बीच में मोटरसाइकिलों का वो पार्किंग बना दी। अरे भैया, चौड़ी सड़क हो तो खूब पार्किंग बना दो। क्या औचित्य है उस सड़क पार्किंग बनाने का? कैसे जनता निकलेगी, कैसे लोग उसमें से पास होंगे, कहाँ तो गाड़ी निकलेगी? या तो 4 व्हीकल, 4 वाहन, पहिए वाली वाहन ही बंद हो जाए, अंदर जाए नहीं। पूरी जगह नो एंट्री है, इसमें से मैं क्या कहना चाहेंगे? कहाँ है, कौन लागू कहाँ हो रही है नो एंट्री? नो एंट्री है। अरे कहाँ, कौन लागू कर रहा है? सरकारी गाड़ियां घूम रही हैं,
चुंगी की गाड़ियां घूम रही हैं, स्कूलों की बसें जा रही हैं, बच्चों को छोड़ने जा रही हैं, लेने जा रही हैं पीक आवर्स में, तो कैसे कौन रोकेगा? अब बच्चों के लिए तो हम कर नहीं सकते कि भाई बच्चे किसी के कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं या कहीं खो जाएं या कोई वैसे ही अपहरण बलात्कार दुनिया भर के अपराध बढ़ रहे हैं, तो किसी के संग जनहानि हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? प्रदीप जी, सीधा सवाल है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, सीधा कहना है इनका, क्या कहना चाहेंगे आपकी सरकार के बारे में? नहीं, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार जब से आई है, मैं समझता हूं कि इसमें हमारे विरोधी भी, नरेंद्र सिंह जी क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के, मथुरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए या दुनिया छोड़ गए या जेल के अंदर है, ऐसा कोई भी अपराधी नहीं है। मुसलमान अपराधी छोड़ गए, अपराधी आज भी। मैं मुसलमान और हिंदू की मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं अपराधी का कोई धर्म जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं कहता हूं कि देश के अंदर आज क्राइम का रेट बहुत कम है और निश्चित रूप से कोई भी अपराधी, आप देखिए ना, अभी पोशाक वाले उसमें एक कांड हुआ, एक हफ्ते के अंदर उसकी घटना का खुलासा किया गया, अपराधियों को जेल के अंदर डाला गया, कुछ को उनको एनकाउंटर के उसके माध्यम से वो गए, कुछ नहीं, ये घटनाएं हैं, ये नहीं, ये घटनाएं हो सकती हैं। उसमें मुसलमान नहीं थे, मुसलमान होते तो आज देश में हाहाकार मच गया होता। तो भगवान नहीं नरेंद्र सिंह जी, मैं आप इसको जाति धर्म से, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी ये छवि नहीं है, कि आपकी ये छवि नहीं है, आपकी ये छवि नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान के नाम से बांटे, ये आपकी छवि नहीं है, आपकी ये छवि नहीं है, आप अपनी छवि को नष्ट ना करो, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना है, आप किसी भी अपराधी को हिंदू या मुसलमान के अंदर नहीं बांट सकते, आप किसी भी व्यक्ति को एक धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं बांट सकते। ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये पहली सरकार ऐसी है, कल्याण सिंह की सरकार हो चाहे मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार हो, किसी भी तरीके से आज क्राइम कंट्रोल है, ये कोई भी धर्म की बात नहीं हो। अब मुसलमान अपराधी इसलिए पकड़ा जाएगा, हिंदू अपराधी इसलिए नहीं पकड़ा जाएगा, ये ऐसा भेद करने की आप कोशिश ना करें, आपसे मेरी गुजारिश है। और मैं कहता हूं दावे के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज क्राइम के अंदर हम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को मुक्त हैं, भय मुक्त समाज की स्थापना हमने की है, भय मुक्त समाज की। आज महिलाएं आज 11 बजे भी महिलाएं, आज 11 बजे भी एक छात्रा अपने निवास से सड़क पर निकल जाती है, निकल पाती थी क्या कांग्रेस के नाम से निकल जाती थी? आज योगी की सरकार में उनके अंदर ये भय का वातावरण नहीं है, वो धड़ल्ले के साथ निकलती है और अपना जो भी कार्य होता है उसको करके आती है। वो इसलिए कि वो इसलिए कि केवल वो चाहती है, वो जानती है कि देश के अंदर माँ बहनों की सुरक्षा करने वाला मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के क्रिमिनल्स के योगी जी है ना। आज भयमुक्त की समाज की इस बात को तो कोई नहीं मानेगा। देखिए, भयमुक्त समाज की स्थापना करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार प्रदेश नहीं चलेगा, बुलडोजर से कानून व्यवस्था नहीं चलेगी, बुलडोजर से किसी के भी आप प्राण नहीं ले सकते। इसके मैं कह रहा हूं कि आतंकवादियों पर सुधार करना पड़ेगा। आतंकवादी तो सब जातियों में मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन माननीय नरेंद्र सिंह जी, आतंकवादियों पर, आतंकवादियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, समाज विरोधियों पर, हर प्रकार के ऐसे जो समाज के विरोधियों पर बिना बुलडोजर के कुछ नहीं होगा। और हम लगातार ये बुलडोजर इनके ऊपर चलाते रहेंगे, हम लगातार इनके ऊपर चलाते रहेंगे जो इस समाज को विखंडन करने का काम करेगा। जो समाज में नहीं, साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का है वो, उसमें और फिर आप में फर्क क्या रह गया? आप तो लटके जोर पे शासन कर रहे हो, हैं? नहीं, लटके जोर पर नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी को भी आतंक फैलाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, किसी को भी आतंक को फैलाने की हम अनुमति नहीं दे सकते। वो आतंकी की परिभाषा क्या है पहले तो ये बता दीजिए। ये बच्चे जो कूदे ये आतंकी थे, बेरोजगार थे, ये बताइए। निश्चित रूप से उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया, इसकी जांच कर रहे हैं। वो गई है, वो बेरोजगार है। महंगाई और बेरोजगार बहुत बड़े मुद्दे हैं, इससे ध्यान भटकाने का सरकार कोशिश न करे। नहीं, इस मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने कितने रोजगार दिए? रोजगार के मामले में हम लगातार रोजगार देने का काम कर रहे हैं।
लगातार गोस्वामी जी रोजगार आप देने बहुत का बड़े काम कर नेता रहे होंगे, हैं लगातार। सुनिए गोस्वामी जी आप बहुत बड़े नेता होंगे। मेरे पास 10-5 बच्चे रोज आते हैं कि साहब पहले आते थे नेती में लगवा दो, कि शॉ पाइप में लगवा दो, कि गिन्नी में लगवा दो, कि आप फलानी जिंदल में लगवा दो। ये इसके लिए बच्चे रोजगार मेरे पास आते हैं भाई साहब। मैं बेरोजगारी आपकी बहुत बात बड़ी से सहमत समस्या हूं। है, इसको सच्चाई को मैं स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। योगी जी अच्छे होंगे, मोदी जी अच्छे होंगे, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आज जो धरातल पे वस्तु स्थिति है उसको स्वीकार करना पड़ेगा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ठाकुर साहब, मैं आपसे सहमत हूं कि आपके पास, जी मैं बिल्कुल आपकी बात प्रदीप जी, सहमत बहुत हूं कि बहुत आपके धन्यवाद, पास आपने रोजगार आपने मांगने सुना। के लिए लोग आते होंगे। मैं प्रदीप जी और कुंवर नरेंद्र सिंह जी का दोनों का ही धन्यवाद देता हूं कि वो दोनों बड़े आराम से सुन रहे हैं, बड़े आराम से बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या मथुरा की और सबसे बड़ा सवाल मथुरा का मां यमुना को लेकर, जब भी कोई बात होती है तो बात यमुना की बात पहले उठती है। यमुना को लेकर दोनों पक्षों का क्या कहना है? क्योंकि यमुना का प्रदूषण ना तो आज के समय में कम हो पाया है और ना ही आज के समय में ही यमुना में नाले बहने से रुक पा रहे हैं, जबकि दावे किए गए थे कि 5 साल के अंदर यमुना में एक भी नाला नहीं बनेगा। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी, क्या 5 साल होने के बाद पहले प्रदीप आज जी के से समय पूछ में नाला लीजिए। नहीं बह रहा? या कुमार नरेंद्र सिंह जी से कहना चाहूंगा कि नरेंद्र सिंह जी आप बताएं कि आज के समय यमुना की क्या स्थिति है? क्या आज आप जाकर के यमुना का पान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले उनसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? पहले प्रदीप जी बताएं जी। 5 प्रदीप साल जी में से पूछ लीजिए नाले पहले। बंद करने का दावा किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से यमुना के अंदर जो भयावह स्थितियां थी, ये कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में भी यमुना को, गंगा को, न केवल यमुना गंगा को, हर प्रकार की जो नदियां हमारी जीवन रेखा होती है, देश के अंदर की कोई भी नदी गंदी नहीं रहनी चाहिए। वो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण की स्थिति से भी, जैविक हमारी जो जन उपयोगी संसाधन है उसकी दृष्टि से भी, हमारे देश के अंदर बहने वाली, चाहे वो छोटी नदी हो चाहे बड़ी नदी हो, बस स्वच्छता के रूप में हम सबके लिए एक आदर्श होनी चाहिए, इसमें कोई मत नहीं है। मैंने कहा कि गंगा भी हमारे यहाँ गंदगी के दौर से गुजरी, यमुना में भी गंदगी का एक दौर हम सब ने देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब बनी, मेरी बात कंप्लीट होने दो ठाकुर साहब, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो हमने इसको देखा, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो कोई भी इस मत से इंकार नहीं करेगा कि नदियां साफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के मित्र हो, चाहे वो लोकदल के मित्र हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हो, होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी। इसलिए जब मोदी जी की सरकार आई, गरीबों को संकल्पित सरकार देश के अंदर आई, तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि उन्होंने गंगा के लिए पूरा मंत्रालय उन्होंने बनाया, और केवल गंगा के नाम से वो मंत्रालय है, लेकिन गंगा के साथ साथ बहने वाली देश की प्रत्येक नदी को स्वच्छता के ओर ले जाए, ऐसे प्रयास करने के लिए एक मंत्रालय का एक कार्यदल गठन किया गया, और उसके बाद से लेके आज तक लगातार उस मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर, साथ साथ राज्य की सरकारों के साथ तालमेल करते हुए, उनके स्तर पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उसको पूरा सहयोग देती है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वो कम सहयोग देती होंगी शायद, क्योंकि मैं मथुरा में रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। तो लगातार उन देश की और प्रदेश की सरकारों को साथ में लेते हुए जो कार्यबल हमने गठित किया है, और देश के जो पर्यावरणविद हैं, गंगा जमुना को साफ करने के लिए जो भी हमारे पास हमारे सुझाव, उन पर्यावरणविदों के बीच में हम लोग जाते हैं, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमको सुझाव मिलते हैं, लगातार उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में कहूं कि यमुना पूरी तरह स्वच्छ हो गई, मैं भी नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बातें सहमत हूं, लेकिन पहले की तुलना में आज हम स्वच्छता के आगे हम 10 कदम आगे बढ़े हैं, 2 कदम चलना अभी और बाकी है। आने वाले समय में हम उस आवाज कट गई। जी नरेंद्र जी बताएं, आप बताएं, जैसा कि हो सकता है तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। देखिए, बिल्कुल कुछ नाले टेप हुए हैं, जैसा कि गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन आज भी भयावह स्थिति है। जमुना पान हम जाते हैं, करते हैं। अभी वो प्रियंका चतुर्वेदी जी और वो आए थे, क्या नाम है, बाल ठाकरे के नाती आदित्य ठाकरे, तो उस वक्त हम पुरुषोत्तम जी ने बुलाया था, तो हम गए थे, वहां घाट किनारे ही बैठे रहे, काफी देर विलंब से आए वो, तो हमने जमुना पान भी किया। तो आज भी जमुना का पवित्र जल नहीं है। अरे हमने तो वो जमाना देखा है गोस्वामी जी, आप पता नहीं नहाए हो नहीं नहाए हो, मैं अपनी माँ के संग छोटा सा जाया करता था, चवन्नी और ठन्नी जमुना जी में बहती हुई दिखती थी, नीचे कछुए घूमते हुए दिखते थे। एक हमारी मेड सर्वेंट थी, कटोरी कटोरी, उसकी तो उंगली ले गया था, कंजी उंगली कछुआ। तो हमने तो वो जमाना देखा है, इतना स्वच्छ निर्मल जल था, तब प्रदूषण नहीं था, तब कारखाने नहीं थे, तब व्यवस्था नहीं थी क्या, तब क्यों नहीं हुआ प्रदूषण? आज क्यों प्रदूषण है?
आज ऊपर से ही होके आ रहा है। और पिछली सरकारों ने कुछ कदम उठाए तो वो आपकी उमा भारती जी जो जल संसाधन मंत्री थी, मैं पहले भी कह चुका हूं, तब तो उस वक्त कोई उनमें प्रभावी कदम नहीं उठाए। मैं फरीदाबाद तक रमेश बाबा की यात्रा में गया था, उसमें वो उमा भारती भी थी, आपको बता दूं। मैंने जब मुझे बोलने का मौका उन्होंने शास्त्री जी ने दिया, मैं बोला तो मैंने उनसे वो रावत जी, हरीश रावत वाली कह दी कि 22 किलोमीटर नाले दोनों तरफ बनेंगे मथुरा की तरफ। तो उन्हें वो बड़ी नागवार गुजर गई, औरों को बोलने का मौका था, जो बोली नहीं नहीं मैं बोल लूंगी, तो मेरे तुरंत बाद वो बोलने खड़ी हो गई और उन्होंने मार कांग्रेस को क्रिटिसाइज। अरे भाई, अच्छा कोई काम कर रहा है तो उसको स्वीकार करो, उसे आगे बढ़ाओ, चाहे वो पिछली। आज मैं एक बात की, मैं अटल जी की तारीफ करूंगा, सैम पेट्रोडा को ढूंढ के लाए राजीव गांधी, विदेश से, भारतीय था वो सैम पेट्रोडा, इनका कई मित्र था, उसको लेके आए, जिसने ये आज जो हम आप और लोग मोबाइल और कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर की जो बात कर रहे हैं, ये सब सैम पेट्रोडा का दिमाग था। लेकिन अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सैम पेट्रोडा को हटाया नहीं, उसके ज्ञान को, उसके विज्ञान को उन्होंने स्वीकार किया और उससे बराबर काम लिया, जिससे कि आज भी हम लोग उस आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको, चाहे पिछली सरकार था, अब आज मान लीजिए मोदी जी को अच्छा काम सरकार कर रही है, तो अगर इसको अगली सरकार कोई खुदा न खास्ता आ जाए तो वो इसको जो अच्छे काम है उनको कैरी ऑन करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि साहब अब पहले से प्रदूषण कम हुआ है, 9 वर्ष में प्रदूषण नहीं खत्म हुआ, और कितने 900 वर्ष चाहिए आपको या 90 वर्ष चाहिए इसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए? आपने नमामि गंगे योजना चलाई, मथुरा, मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। एक साल कितने साल चाहिए? सिर्फ 1 साल के अंदर, 1 साल केवल में शुद्ध हो जाएगी जमुना पूरी तरह। एक नाले यहाँ के मंत्री रहे दो, पहले दो 3 मंत्री रहे, उससे पहले 4 मंत्री थे, अब भी 1 मंत्री हैं। क्या कार्य हो रहा है? नाले पे जाके श्रीकांत शर्मा फोटो खिंचाया है, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। नाला मसानी वाला नहीं, जमुना में ही केवल फोटो खिंचाने के लिए श्रीकांत शर्मा जी के श्रीकांत शर्मा जी के प्रयासों से आज कितने एसटीपी प्लांटों का उद्घाटन हुआ है, कितने टर्मों का निर्माण हुआ है, लगातार हमने तो नहीं हुआ। उद्घाटन से क्या मतलब है? आज साहब निकल के देखिए, कारखाने, छपाई के कारखाने जो थे वो बंद करा दिए काफी परसेंटेज में। उसका जो रंगीन पानी आप स्टूडियो से निकल कर देखिए कि जमुना के प्रदूषण के लिए हमने कितने एसटीपी प्लांटों का निर्माण कराया लगातार। अरे निर्माण कराया, लेकिन जमुना में गिरने से तो अभी बंद नहीं हुए महाराज। और फिर सुनिए, प्रदूषण सिर्फ यही का नहीं है मथुरा का। अरे पूरी बात सुन लीजिए गोस्वामी जी, आप तो चौक बाजार तक सीमित है, मेरी बात सुन लीजिए। ये प्रदूषण सिर्फ यहीं का नहीं है, मथुरा के अलावा भी शहर बसे हुए हैं जमुना के करीब, हरियाणा में बसे हुए हैं, दिल्ली में बसे। दिल्ली का तो जो सीवेज वाटर है वो आ रहा है गंगा जमुना में, उसमें वो कह रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट लगा के हम उसको प्यूरिफाई करेंगे और उसको फिर इस्तेमाल करेंगे, पीने योग्य भी बना देंगे, ये कह रहे हैं अब। लेकिन हो क्या रहा है आपको जानकारी नहीं है ना। एक इंदिरा गांधी नहर बनी थी, गंगा से लेके जमुना में पानी डाल। देखिए प्रदूषण ऐसा नहीं है कि जमुना गंगा में भी नहीं है, गंगा में भी है, लेकिन गंगा में बहाव बहुत है पानी का, जल का, इसलिए वहां पर प्रदूषण हमको दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है प्रदूषण वहां उसके खिलाफ, उसके बराबर शहर नहीं बसे हुए, वहां भी बसे हुए, लेकिन यहाँ जमुना में बहाव कम है। जब बारिश होती है, बारिश के उपरांत पानी भर जाता है तो प्रदूषण कम हो जाता है। और जब पानी कम, आप मई जून में देखिएगा नाला बहता है वो गंदा, बदबू आती है आचमन लेने में। मैं तो जाता हूँ, रिश्तेदार आ जाते हैं, उनको दर्शन पान कराने जाता हूँ तो उन्हें देखते हैं हम। ऐसा नहीं है। एक बार वो मशीन चलती हुई दिखाई थी, वो जलकुंभ भी यहाँ साफ करती हुई, तो 15 दिन दिखी मशीन, उसके बाद वो मशीन ही गायब हो गई, जाने कहाँ चली गई। आपने मेरी बात को शायद ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरी नहीं, मैं तो आपको करीब से और पूरे से पूरा देख रहा हूँ। उसकी हमारा आपकी चिंता नहीं है। मैं केवल चौक बाजार के स्वामी घाट तक जमुना को नहीं देख रहा, मैंने लगातार जमुना के यहाँ से लेकर ऊपर अथनी कुंड तक की यात्रा की है लगातार। आप भी गए होंगे, मैं आपको नहीं कहता, लेकिन मैंने पूरी यमुना के पूरी देखा है लगातार। शासन के विभिन्न पे उनके साथ रहते अधिकारियों के साथ इन पूरी योजनाओं को बारीक से समझा है। उसी आधार पर मेरा कहना है कि हम यमुना को जितना शुद्ध कर सकते थे या जमुना शुद्ध ट्रीटमेंट प्लांटों से नहीं होगी। जमुना शुद्ध जब तक उसमें जल बहाव नहीं होगा तब तक नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि केवल जन भागीदारी अटल जी ने एक योजना बनाई थी, उसको निकलवाइए मोदी जी से, कहिए आप
आप मिल तो आए, हाथ जोड़ के उनसे संग फोटो खिंचा ली। ये नहीं कहा आपने कि सभी नदियों को मिला के जमुना और गंगा और सरस्वती जो 3 मुख्य नदियां, उनमें व्यास नदी बह रही है, उसका पानी इतना आ रहा है, और जितनी भी नदियां बह रही हैं उनमें पानी आ रहा है, उन सबको इन नदियों में डालें, जिससे कि इसमें बहाव तेज हो। जब बहाव तेज होगा तो गोस्वामी जी इसमें गंदगी दिखेगी नहीं आपको। ऐसा हर की पौड़ी पे गंदगी नहीं आती क्या? ऊपर शहर नहीं बसे हुए हैं क्या? लेकिन वहां गंदगी नहीं है, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। आप कचरा, यहाँ चले जाओ आप कचरा पे सोरों के ऊपर, यहाँ आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी, गंगा में खूब जल आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमने यहाँ भी स्नान किया है, अपने हरदुआगंज पे भी किया है, हमने हरिद्वार में भी किया है, ऋषिकेश में भी किया है, कौन सी ऐसी जगह नहीं किया, हमने संगम में भी किया है। तो ऐसा नहीं है, जब तक भाव नहीं आएगा, देखिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से जमुना साफ नहीं होगी। आप कितना ही ट्रीटमेंट लगा लो, कितना ही आप प्लांट और स्थापित कर लो, लेकिन जब तक उसमें बहाव नहीं आएगा, जमुना में जल नहीं आएगा, बारह मास आजकल जल है, आजकल जल है, इसमें कोई शक नहीं है, आजकल जल है। और जमुना के बरसात के उपरांत जो बर्फें पिघलेंगी, उनका पानी आएगा तो पानी बढ़ेगा। अरे इससे तो हमारा सिंचाई होती है भैया, अपर कैनाल, लोअर कैनाल, मार्ट कैनाल, इनसे तो सिंचाई हो रही है, किसानों की जीविका चल रही है इससे। हम लोग तो आए दिन एक्सीएन से बात करते हैं, बच्चान सिंह से, कि भैया इसमें पानी अपर कैनाल में, कोसी रजवा में छोड़ दो, सहार रजवा में छोड़ दो, नंदगांव रजवा में छोड़ दो, हमारे नीचे के जो बसे हुए गांव है उनमें पानी नहीं आ रहा है। तो वो करते हैं बोले साहब, ऊपर से ही पानी का 1600 क्यूसेक पानी चाहिए और आता है 900 और 800 क्यूसेक पानी, तो कैसे सिंचाई होगी? हमारी तो नहरें, हमारी तो जीवन रेखा उसी पर निर्भर है किसानों की भाई साहब। तो ऐसा नहीं है कि हम उसका कोई विरोध कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से नमामि गंगे योजना का आपने उद्धार, हो सकता है बनारस में, मैं तो नहीं गया हूं फिलहाल कई सालों से, किया है, तो ऐसे ही यमुना का होना चाहिए, इसमें पानी का मात्रा बढ़नी चाहिए। और देखिए, हम तो आपके धर्म को बढ़ा रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम कोई धर्म विरोधी है। हमने तो ये भी मांग किया, योगी जी को कहा है, योगी जी से समय लिया है कि हम तो द्वारकाधीश का भी कॉरिडोर बनाने की मांग कर रहे हैं, कि द्वारकाधीश में भी कॉरिडोर बनना चाहिए, जैसा बांके बिहारी पे बन रहा है, और जब वहां पे पुल बन नहीं जा रहा है, स्वामी घाट पे उधर फ्लाईओवर बन रहा है, तो ऐसे ही यहाँ बन जाए तो मैं समझता हूँ आधी जनसंख्या यहाँ से पार हो जाएगी। हम तो द्वारकाधीश में भी कॉरिडोर चाहते हैं, निश्चित सुविधा तो हो, आदमी को सुविधा तो मिले। आपके सहयोग से सारे काम होंगे। जमुना जी पर लगातार से एक सहयोग देने को आपको तैयार है, लेकिन हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते, हमारी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है। नहीं, कोई धर्म से नहीं जोड़ रहा, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन बिना धर्म की राजनीति चल नहीं सकती, धर्म के साथ ही राजनीति चलती है, क्योंकि धर्म के धार्मिक आचरण से ही आदमी स्वच्छता का वातावरण बनाता है। तो निश्चित रूप से हम इसी वातावरण के साथ चलेंगे। हम ब्रजभूमि में जन्म लिया है, तो धर्म पे तो आस्था है ही, आप भी मेरे, आपका मेरा धर्म एक ही है, आप मेरे धर्म को नहीं बढ़ा रहे, आप अपने धर्म को ही बढ़ा रहे। इसलिए निश्चित रूप से जहां तक जमुना की आपने विषय उठाया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित रूप से जमुना में और काम करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से हम और आगे यमुना की शुद्धिकरण की दिशा में हम काम करेंगे। बात करना चाहेंगे एक और विषय पर, जैसे कि हमने बात की यमुना के प्रदूषण की, बात की मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो मथुरा के लोगों के लिए जी का जगह बनी हुई है और सबसे ज्यादा लोग उससे परेशान है, आज भी जिला अस्पताल में कम से कम 150 से 200 मरीज आते हैं बंदरों के काटने के टीके लगवाने के लिए, कुत्तों के काटने के टीके लगवाने के लिए। मथुरा के लिए सबसे बड़ी समस्या है, मथुरा के नागरिकों के लिए एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में वह कहकर लेटर दे देकर थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस समस्या पर ना तो कोई अधिकारी बोलने को तैयार है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस बात की जिम्मेदारी को उठाने को तैयार है कि मैं मथुरा के लोगों को बंदरों से मुक्त कराऊंगा, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, और चाहे वो आरएलडी, सपा, बसपा, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। तो जब भी आते हैं दावे यही होते हैं कि मथुरा को बंदरों से मुक्त कराए जाएंगे, लेकिन मथुरा ना आज तक बंदरों से मुक्त हुआ और ना लगता है कि आगे अभी ऐसी कोई कार्य योजना बनाई जा रही है जिससे बंदरों से मुक्त हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र सिंह जी? शुरुआत करना चाहूंगा आपके साथ में। देखिए, एक बात सुन लीजिए, बंदरों को हनुमान जी का अवतार मानते हैं ये, तो इसलिए बंदरों से ये सरकार तो मुक्ति दिला नहीं पाएगी, ठीक है ना। इसलिए इनसे अपेक्षा करना, हेमा मालिनी जी पिछले 9 साल से कह रही हैं बंदर सफारी बना, मंकी सफारी बना रहे हैं, फरे के पास कोई जमीन आवंटित की गई है। एक बार बिट्टू ने अपने कार्यकाल में बेचारे ने पकड़ने की कोशिश की थी, तो उसके अधिकार छिन गए, तो मैंने हाथ जोड़ दिए बंदरों से, साहब मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इसलिए बंदरों को तो कोई हाथ ही नहीं लगा रहा है। आए दिन बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, कई हम तो अखबारों में पढ़ते, बच्चा गिर गया और मर गया,
तो ये ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, काल के ग्रास में सवार है, कभी डीएम का मोबाइल खींच के ले जा रहा है, कि डीएम का चश्मा खींच के ले जा रहा है बंदर, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फ्रूटी जो 10 रुपए की आती है वो 50 रुपए की बेच रहे हैं आप वृंदावन में। तो इनका तो एक आतंक है, इससे मुक्ति तभी मिलेगी जब इसके लिए सघन प्रयास किया जाएगा। एजेंसियां हैं, अभी भी सुनते हैं ठेका दे रखा है, मैंने उस ठेकेदार से बात भी करी, टोला साहब ले आऊंगा मैं आपके यहाँ, पकड़ ले जाऊंगा। आए तो 50-40 पकड़े, भाग गए। अब उसमें होता क्या है, किसी का बच्चा चला जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी का बाप चला जाता है, तो फिर वो रोते चिल्लाते इकट्ठे हो जाते और वॉयलेंट हो जाते हो। तो मेरा मतलब ये है, इसके लिए अगर कोई ऐसी योजना बने, स्टरलाइजेशन की बात हेमा जी ने की थी, तो उस पर मेनका गांधी जी नाराज हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं इसको तो नहीं करना चाहिए, इनके इनके अधिकार से के खिलाफ है ये, तो उस पर मामला टाटा फिस हो गया। तो अब ऐसी कोई योजना बननी चाहिए। और भी शहर हैं, ये ब्रज में ही क्यों इतना ज्यादा क्यों प्रकोप बढ़ रहा है? हमारे डैम्पियर में, हम तो पैदा वही हुए, हमारी तो नार भी वही गड़ी है, पहले एक आध बंदर कोई साल 6 महीने में आ जाता था तो हल्ला मचाते थे। अब ये बुरा मान जाएंगे, जब से हमारे डैम्पियर में चतुर्वेदी आए तब से बंदरों का इतना आतंक है, कुछ पूछो ही मत। सबरे बंदर वहीं आ गए, इनसे मिल रहे, रोज आ जाते हैं वहीं, इनका तो प्रेम भाव है उनसे, बंदरों से। तो अब इसकी मुक्ति के लिए तो कोई सघन प्रयास किया जाए, ऐसा प्रयास किया जाए जिसके साथ सांप भी मर जाए, लाठी भी जाए, बंदरों की बंदरों की हानि भी न हो और पब्लिक से मुक्ति, पब्लिक को मुक्ति भी मिल जाए। सरकार आपकी है, सवाल आपसे है कि बंदरों से कुछ नहीं कर रहे सरकार, प्रयास किए जा रहे हैं, वो असफल साबित हो रहे हैं। जी प्रदीप जी बताइए। गोपाल जी आपके चैनल पे रिकॉर्ड में एक बात होगी, आप उस रिकॉर्ड को खंगालिएगा। जिस दिन मेयर के चुनाव की मतगणना हो रही थी, उस समय मैं आपके चैनल पर बैठा था और मैंने आपके चैनल पर दावे के साथ कहा था कि आने वाले 1 साल के अंदर हम बंदर मुक्त मथुरा की दिशा में आगे बढ़ चुके होंगे। उसकी दिशा में अभी, जैसा कि नरेंद्र सिंह जी ने स्वीकार भी किया कि हमने मथुरा महानगर पालिका के आधार पर उनके संसाधनों से बंदर पकड़ने का एक अभियान शुरू कराया। विभिन्न मोहल्लों में बंदरों को पकड़ा भी गया, लेकिन उसकी कोई व्यवहारिक परेशानी है, बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा है, संसाधन कम है, वन्य कानून हमारे सामने आते हैं, फिर भी इन सबको आगे लाते हुए हमने प्रत्येक मोहल्ले में से बंदर पकड़े गए। जनता में अंदर एक छोटी सी आशा भी जगी, लगातार उसको पकड़कर हमने उसको बाहर भेजने का काम किया। समस्या गोपाल जी आती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि बंदर से हम ही पीड़ित नहीं है, जहां भी जाएंगे वहां की जनता पीड़ित होती है। यहां से हम पकड़ेंगे तो कहीं तो छोड़ेंगे, तो जहां छोड़ेंगे वहां भी आबादी आसपास होगी, तो उसको जहां हम छोड़ते हैं वहां की आबादी सामने आ जाती है कि हम अपनी क्षेत्र में बंदरों को नहीं छोड़ने देंगे। दावे क्यों किए जाते हैं? आप मेरी बात, बिहार बन के आप पूरी बात, अरे गोपाल जी पूरी बात तो खत्म होने दो भाई। इन सब, लेकिन हमने लगातार उस प्रयास को भी रखा कि एक तात्कालिक रूप से जनता को कुछ तो राहत मिले, इसलिए हमने एक ठेका दिया हुआ, और वो अभियान बंद नहीं हुआ है, लगातार उसमें थोड़े दिन का ब्रेक है। अगले 2-3 दिन के अंदर फिर हम मथुरा की जनता को बंदर पकड़ने के अभियान में शामिल करेंगे, और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारा जो ठेकेदार है, उसको हमने बोला है महानगर पालिका के आधार पर वो बंदर पकड़ेगा। लेकिन वो इसका एक निश्चित एक समाधान नहीं है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से मथुरा वेटनरी कॉलेज, उसमें वन्य जो हमारा मंत्रालय है वो, महानगर पालिका, जिला प्रशासन, इन सब के आधार पर एक कमेटी बनकर एक प्रपोजल हमने भेजा है अपने नगर निगम के माध्यम से, और इसमें योजना बनी है, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर एक बंदर सफारी का निर्माण के लिए भी बजट एलोकेशन उसका हो चुका है, और उसमें पकड़ने के बाद उस सफारी में हम केवल बंदर छोड़ेंगे नहीं, उसका भी वेटनरी कॉलेज के डॉक्टरों के माध्यम से उन्होंने एक उसका इंजेक्शन तैयार किया, इसको हम उस बंदर की नसबंदी करके उसमें छोड़ेंगे। इस पूरे का एक बजट का एलोकेशन भी हो चुका है, और ये केवल मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये कागज पे लगभग सारी चीजें लगभग उतर आई है, और आने वाले महीने में, 1.5 महीने 2 महीने में आप इसको मूर्त रूप होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र सिंह जी को भी, मथुरा की जनता को भी ये बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि तात्कालिक लाभ तो आने वाले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से 1.5 साल के अंदर हम इस बंदर मुक्त मथुरा का अभियान, जो संकल्पना हमने आपके चैनल के माध्यम से, शपथ आपके चैनल के माध्यम से हमने और हमारी पार्टी ने, हमारे मेयर ने, हमारे पार्षद ने लिया, निश्चित रूप से हम जनता को इसका हम लाभ देंगे और बंदरों से इस मथुरा नगरी को मुक्त कराएंगे। चलिए, आज के लाइव में हमने देखा कि 1 हफ्ते के अंदर, सुनिए आज का तारीख है, 17 तारीख है, 18 जी 18 तारीख है।
18। अब हम अगली 18 दिसंबर को आपके चैनल पे हम और गोस्वामी जी मिलेंगे। इनने एक तो कही है जमुना मुक्त, प्रदूषण मुक्त हो जाएगी 1 साल बाद, 1 साल के है, और 1 साल में बंदरों की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो हम इनसे मिलते ही रहेंगे, लेकिन आपके चैनल पे अब 1 साल बाद इनसे मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। जी जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, जी, मैं आशा करता नरेंद्र हूं जी, प्रणाम मैं एक बात, गोस्वामी। मैं जो बात कहता हूँ रिकॉर्ड पे कहता हूँ, डंके की चोट पे हाँ, कहता तो हूँ, कोई मैं भी मान रहा हूँ ना आधारहीन बात आपकी नहीं बात को, करता। मैं काट कब रहा हूँ आपकी बात को, आपको बाल्यार्पण करूंगा मैं। और वैसे आप हमारे बड़े हैं, आपका आदेश शर्माते। जय हो, जय हो। मेरा नहीं, जनता का आदेश। बिल्कुल, जैसा कि आज बड़े ही सुंदर इस लाइव में आज बात सुनने को मिली और साथ के साथ में एक लोगों के लिए राहत भरी खबर मिली कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री यानी कि प्रदीप गोस्वामी का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर वो प्रयास करने जा रहे हैं कि बंदरों को फिर से पकड़ने का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि खुशखबरी मथुरा के लोगों को इस लाइव के माध्यम से मिल चुकी है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी मथुरा के लोगों को, जैसे कि आज दावे किए गए एक बार पुनः लाइव के माध्यम से कि 1 साल के अंदर मां यमुना प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, जल्द ही बंदरों से मुक्ति मिलेगी, ट्रैफिक जाम से समस्या, जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उससे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये सभी समस्याएं आज लाइव के माध्यम से लोगों ने रखी है और साथ के साथ में बात की उस मुद्दे को लेकर जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं शाही ईदगाह का सर्वे का मामला। कुछ समय के बाद फैसला आने वाला है जिसमें मालूम पड़ेगा कि जल्द ही कितने दिनों के बाद में ये सर्वे शुरू होगा और इस सर्वे की टीम में कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे। फिलहाल अपने इस लाइव को देते हैं यहीं पर विराम। आप सभी के लिए धन्यवाद। पुनः जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद।